हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पिछले कुछ हफ्तों से मैं ये वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9 क्लास का स्वयं करो 1.2 का समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइन क्लास का जो ये चैप्टर है 1.2, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो हम फटाफट इसका समाधान पूरा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक नंबर में यहाँ सब सत्य और असत्य कथनों को पहचाने कहा गया है। तो इसका जो हमने एक बार बेसिक समझाया था, किसी भी परिमेय संख्याओं का या फिर अपरिमेय संख्याओं का योग वियोग या गुणा करने से क्या क्या होता है, मैंने एक बार अच्छी तरह समझाया था। अगर आपको समझ में ना आए तो मेरा वो पुराना वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, मैं आपको यहाँ उत्तर तो बता दूँगा, लेकिन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनके बेसिक को समझें कि ये किस हिसाब से सही और गलत है। अगर आप मेरी वो बात समझेंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसके अलावा और भी अगर क्वेश्चन दिए जाएं उलट पुलट करके, तो आप उस क्वेश्चन का सही सही उत्तर बना सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं। तो इसमें बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है। यहाँ देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। मैंने पिछली बार अच्छी तरह से बताया भी था कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है। जैसे कि 2 और 3 वो भी एक परिमेय संख्या है, 1/2 2/3 वो भी परिमेय संख्या है, यानी कि योग करके उनका योगफल हमेशा परिमेय संख्या आता ही है, मतलब ये सही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये √7 है और ये √9 है। ठीक है, ये √9 तो अपरिमेय नहीं है। तो हाँ, ये √7 और √50 अगर हम इनका योग करें तो ये उस तरह से नॉर्मली योग नहीं होगा, जैसे कि 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 7 12 होते हैं, उस तरह का योग नहीं हो सकता। इसे उस तरह का योग नहीं किया जा सकता। अगर इनका योग करेंगे तो बीच में वो प्लस हो जाएगा और √7 प्लस √50 उसी हिसाब से लिखा जाएगा। √750 उसको एक साथ जोड़ के √57 ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ये चल राशियों की भांति इनका जोड़ होता है। किसी का भी रूट का भी अपरिमेय संख्याओं का रूट, मतलब अपरिमेय संख्याओं का जोड़ वो बीजगणित संख्याओं के जैसा होता है। ठीक है, तो ये √7 अलग संख्या है, √50 अलग है, और इनका रूट अलग होता है, इनका रूट अलग होता है, इसलिए इनका योग नहीं हो सकता। ठीक है, और लेकिन एक बात समझना भी ज़रूरी है कि अगर √7 को √7 से ही घटाया जाए तो उनका वियोग, तो आंसर हो जाएगा 0। तो वो उनका वियोगफल देखा जाए तो 0 आ रहा है, मतलब कि अपरिमेय संख्या नहीं आ रहा है। उसी तरह से अगर √7 को जोड़ किया जाए -√7 के साथ, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा ना, अभी समझाते हैं। यहाँ देखिए, अगर √7 को जोड़ किया जाए -√7 के साथ, ठीक है, देखा जाए तो ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये ऋणात्मक में है और ये धनात्मक में है, और इनका योग किया जाए तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है और ये √7 आ जाता है। हालांकि -√7 के साथ योग करेंगे तो वो वियोग में आ जाता है, लेकिन एक तरह से हमने उसे योग ही किया है, मतलब जोड़ ही किया है, यानी कि इसे अगर घटा दिया जाए तो ये 0 आ जाएगा, और 0 अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्याओं नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे संख्या अपरिमेय संख्या होता है, जो लिखा गया है वो गलत है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हमें पता है परिमेय संख्या, हमने पिछली बार अच्छी तरह समझाया था, परिमेय संख्याओं का योगफल हो या गुणनफल हो, उनका हमेशा परिमेय में ही होता है। ठीक है, और
पिछली बार हमने अच्छी तरह से बताया था कि परिमेय संख्याओं का योगफल, वियोगफल, गुणनफल और भागफल सभी परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद होगा तो ठीक है। परिमेय संख्याओं का चाहे योगफल हो, वियोगफल हो, गुणनफल या भागफल हो, सभी हमेशा वो परिमेय संख्या ही होता है, इसमें कोई भी दो राय क्वेश्चन नहीं है। फिर हमने ये भी बताया था कि अपरिमेय संख्याओं का योगफल और वियोगफल, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्याओं का योगफल और वियोगफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है, और गुणनफल तथा भागफल भी सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है ना। अपरिमेय संख्याओं का चाहे योगफल हो, वियोगफल हो, गुणनफल हो या भागफल हो, सदैव यानी कि हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन परिमेय संख्या के साथ उल्टा है। परिमेय संख्याओं का योगफल, वियोगफल, गुणनफल और भागफल सभी हमेशा परिमेय संख्या, मतलब सभी परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, इसी आधार पर आप यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ जिस तरह से 3 नंबर लिखा है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, तो हाँ, परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या नहीं होता है। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन कहा गया परिमेय संख्या, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव मतलब हमेशा अपरिमेय नहीं होती है, तो सदैव परिमेय भी नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। मतलब कि वो परिमेय कभी कभी होती है और अपरिमेय भी कभी कभी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है। हाँ, ये बात सच है, प्रत्येक परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है। ये तो हमें पता है, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों को एक साथ वास्तविक संख्या ही कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब है, यहाँ पे जो कहा गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, ये गलत है। इसलिए क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो भी तो वास्तविक है ना, उसे हम अपरिमेय तो नहीं कह सकते, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये 2 नंबर। अपरिमेय संख्या से क्या समझते हैं? 4 अपरिमेय संख्या लिखें। अपरिमेय संख्या से क्या समझते हैं, इसका सीधा सा हमें परिभाषा लिखना है। इसका परिभाषा लिखना आसान है, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में प्रकट कर सकें अथवा जो q का मान हो वो हमेशा शून्य के असमान हो, यानी कि वो शून्य के बराबर ही ना हो, तो उस संख्या को हम, एक मिनट, मैंने कुछ गलत कहा, वो संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में प्रकट ना कर सकें, है ना, उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये किताब में भी है, देखें, हाँ ये रहा, जिन सभी संख्याओं को p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता तथा p व q पूर्ण संख्या, हमें पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, वो संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक हो, एक साथ हो। ठीक है, उनमें से कोई भी संख्या p व q पूर्ण संख्या तथा q शून्य के असमान हो, यह असमान का चिन्ह है, q शून्य के असमान हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो उसकी जगह पर आप इसी उत्तर को लिख सकते हैं जो पेज नंबर 7 में है। ठीक है, तो आगे देखें, हमें 4 अपरिमेय संख्या लिखनी है। हमने बताया था अपरिमेय संख्या किस तरह की होती है, वो संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकल सकते, जैसे √7 आप यहीं में से लिख सकते हैं, √50, √100, √29, किसी को भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, √3, √2, √5, कोई भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब नीचे लिखा है, निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्याएं चुनें, इनमें से कौन कौन परिमेय संख्या है, ये लिखना है। तो पहले तो ये समझना होगा कि ये इनमें से सारे परिमेय संख्या है कि नहीं है। आपको यहाँ सभी रूट में दिख रहे हैं, सभी रूट में है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपरिमेय हो, हमें इनमें से केवल परिमेय चुनना है। ठीक है, ये अपरिमेय जैसा दिख रहे हैं, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, सारे अपरिमेय नहीं है, कोई ही अपरिमेय है, तो हमें केवल परिमेय चुनना है।
तो हमने कहा था एक बार कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है वे संख्याएं परिमेय होती है, अपरिमेय नहीं होती हैं। तो ये √9 को देखें, ये देखिए ये √9 है। अगर √9 है तो इनका वर्गमूल निकल सकता है या नहीं? तो हमें पता है √9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 तिया 9 होता है। यानी कि जिसके ऊपर स्क्वायर और रूट हो वो स्क्वायर और रूट तो हट जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल हो गया 3, यानी कि √9 का वर्गमूल हो गया 3, और जिसका वर्गमूल निकल जाए वो है परिमेय संख्या। तो ये हमारा पहला परिमेय संख्या हुआ। अब 225 ये परिमेय है या नहीं? अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो ये 15 गुना 15 होगा, यानी कि ये 15 का स्क्वायर होगा। और अगर ये 15 का स्क्वायर होगा तो इसका वर्गमूल होगा 15, यानी कि 225 भी परिमेय संख्या है। अब देखिए √7, हमें पता है इसका गुणनखंड नहीं निकलने वाला, और अगर √7 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला तो ये होगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसके बाद √50, अगर इसका वर्गमूल किया जाए तो सबसे पहले 2 पचे 10 और फिर 10 पचे 50, ठीक है। इसका तीन ही खंड होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ केवल 5 का वर्ग निकल रहा है, क्योंकि यहाँ 5 का स्क्वायर बन रहा है। और अगर ये इसे लंबा किए देते हैं 2 गुना 5 का स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है तो 5 बाहर आएगा, √2 अंदर हो जाएगा। पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसीलिए हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। वहीं पे अगर हम 1000 को करना चाहें तो 1000 भी पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर ट्राई करें हम इसे तो 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 दूना 100, 100 पचे 500, 500 दूना 1000। तो यहाँ देखिए 1 2 3 5 का क्यूब बन रहा है, और ये 1 2 3 और 2 का भी क्यूब बन रहा है, यानी कि स्क्वायर नहीं बन रहा है। अगर क्यूब बनता तो ये सही होता, ठीक है। तो ये -1000 जो है √1000, इसका भी वर्गमूल नहीं आता है, यानी कि ये भी पूरी तरह से परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं √100, √81, -√81 और फिर √42 और √29, इन सबको आप इसी तरह से ट्राई करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने यहाँ पे बनाया उसी तरह से आपको बनाना है, बस आपको रूट निकालना आना चाहिए। और अगर आपको रूट निकालना ना आता हो तो मैं केवल इस 1000 का अलग से निकाल के दिखाता हूँ। किसी बच्चे को अभी तक ये नहीं आता है, यानी कि पहले आपको इसको गुणनखंड निकालना है। इस तरह का नियम, इसे गुणनखंड कहा जाता है। सबसे पहले ये 2 से खंड होगा, हमें इधर ऋण संख्या होनी चाहिए, ऋण संख्या जो केवल 1 के गुना में होता है, ठीक है। 2 पचे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 शून्य 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 5 दूना 10, 5 25, 5 पचे 25। तो ये रहा, इसका गुणनखंड निकल गया। तो उसी तरह से इसी को हमने यहाँ पे सजा कर लिखा हुआ है। तो इस तरह से 1000 का गुणनखंड निकल गया। ठीक इसी तरह से जिन संख्याओं का आप गुणनखंड निकाल सकें और अगर वो उनका स्क्वायर बन सके, यानी कि केवल एक ही संख्या डबल आ सके, तो वही संख्या होगी आपका वर्गमूल, ठीक है। जैसे कि 81 का करें तो 9 9 81 होता है, यानी कि इसका गुणनखंड केवल 9 गुने 9 होगा। तो इसका 9 का स्क्वायर बन सकता है। बाकी सबको आपको खुद ही ट्राई करना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर √5 को अंकित करें। तो हमने किसी भी संख्या को अंकित करना सिखाया था, और अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम सिखाते हैं कि इसे बनाना कैसे है। अब हमें ये सीखना है कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे अंकित करना है। संख्या रेखा पर अगर √5 को अंकित करना हो
तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस संख्या के बीच में ये होनी चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले इसका वितरण करके देखें। √5 का अगर वितरण करें तो हमें पता है, हमने वर्गों का योग करना है। तो अगर इन्हें वर्गों का योग करना है तो ये जाहिर सी बात है, सबसे पहले 4 + 1 होता है, ठीक है। और ये दोनों वर्गों का योग बन सकता है। तो ये 4 का 2 का स्क्वायर बन सकेगा और ये +1 1 का स्क्वायर बन सकेगा, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ 2 और 1 है, यानी कि हमें जो संख्या लगानी है वो हमें 2 के बाद लगानी है, ठीक है, 2 के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी दूरी को हमें यहाँ से यहाँ तक एकदम लंबवत बनाना होगा स्केल की सहायता से, ठीक है। यहाँ का जो इस दोनों का जो नाप है, यहाँ का जो नाप है यहाँ पे वही नाप होगा। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं सही नाप का नहीं बना रहा, मतलब स्केल है मेरे पास, कंपास नहीं है, मतलब मैं केवल बताने के लिए बता रहा हूँ इसलिए सही नाप नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको इतना ख्याल रखना है कि यहाँ और यहाँ का जो नाप होगा वो यहाँ और यहाँ का नाप होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो यहाँ और यहाँ का जो नाप होगा उसी नाप को आप यहाँ का यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो आपको सही बन जाएगा। ये और ये सही नाप का होना चाहिए। और मेन दूरी तो यहाँ से यहाँ होती है, ठीक है। तो हमें जो नाप लेना है उस नाप को लेने के लिए हमें इस वाले बिंदु और इस 0 वाले बिंदु को मिलाना है, ठीक है। इस तरह से, मतलब कंपास से मिलाना है, मैं पेंसिल से ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ का नाप लेने के बाद आपको कंपास की सहायता से, ध्यान रखिएगा, कंपास की सहायता कंपास की सहायता से यहाँ रखकर आपको यहाँ से लेकर चाप काटना होगा। मेरे पास कंपास नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। आपको कंपास से यहाँ रख कर ऐसे करके चाप काटना होगा। तो जो भी चाप कटेगा वो घूम कर यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी आएगा, जिस बिंदु पर वो काटेगा उसी बिंदु पर वो √5 माना जाएगा। यानी कि √5 को अंकित करना है हमें, तो आप इसे √5 इसे मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है 2² है और ये वाला जो 1² है, और इसे हम कर्ण मानते हैं। इस कर्ण का मान ही √5 है, इसका मान ही √5 है। तो इसका मान जितना लंबा है ये भी उतना ही लंबा है, क्योंकि यहाँ से अगर नाप लेंगे, इसी नाप को अगर यहाँ काटेंगे तो इसी नाप का ये कटा हुआ है यहाँ से यहाँ, तो इसीलिए ये √5 संख्या रेखा पर अंकित माना जाता है। तो कंपास ना होने के कारण मैं सही ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो ये बस ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद संख्या रेखा पर √3 को भी अंकित करना है। इन्हें भी कैसे अंकित करना है मैंने इसे ये समझाया था, तो इसे भी एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूँ। आपको सेम टू सेम वही करना है, कंपास और स्केल लेकर नाप लीजिए। आप देखिए, आपको हम लगाना है √3। अगर इनका विस्तार किया जाए, ठीक है, इनका विस्तार किया जाए तो इसका वर्ग होगा आपका 2 + 1, ठीक है। इनका विस्तार 2 + 1 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर तो हो सकता है लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब 2 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। इसीलिए हमने इसे बताया था, इससे हमें √2 बनाना पड़ेगा। ये √2 का स्क्वायर माना जाएगा, उसके बाद +1, ये 1 का स्क्वायर माना जाएगा। मतलब कि हमें जो लगाना है वो √2 के बाद लगाना है, तो हमें सबसे पहले √2 ढूंढना पड़ेगा। ये √2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमें √3 लगाना है वो √2 के बाद लगाना होगा। तो सबसे पहले √2 बनाना पड़ेगा हमें, और हमें पता है जो √2 होता है, यानी कि एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जो √2 होता है वो 1 + 1 होता है, और 1 का स्क्वायर होता है, और ये 1 का स्क्वायर होता है, यानी कि वो 1 के बाद होता है। यानी कि 1 के बाद बनाना है तो वो 1 के ऊपर होगा। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है। आप सही नाप को बना लीजिएगा, मैं अंधाधुंध बना रहा हूँ, ठीक है। ये नाप बनाने के बाद आपको इस और इस बिंदु को मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद
कंपास की सहायता से जो मैंने यहाँ किया था ऊपर वाले में, उसी तरह से इसी नाप का आपको चाप काटना है। यहाँ से लेकर कहीं भी कटेगा, ठीक है, काट सकते हैं, ठीक है, ना काटे तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमारा रूट 2 है। एक्चुअली हमें तो रूट 3 बनाना है। तो फिर से यहाँ पे जो नाप हुआ है उसी नाप का हमें इस रेखा पर लंबवत बनाना होगा। यहाँ पर उसी नाप का ध्यान दीजिएगा, इस रेखा पर वो लंबवत होना चाहिए। यानी कि अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इस तरह से इस रेखा पर वो एकदम इसके ऊपर लंबवत होना चाहिए। वो भी इस नाप का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस नाप का इस रेखा पर, यानी कि इस रेखा पर लंबवत नाप होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो लंबाई है वो इसी लंबाई का होना चाहिए, लेकिन ये रेखा इस रेखा पर होनी चाहिए, ठीक है। वो हो जाने के बाद आपको फिर से इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु पर मिलाना होगा। मिलाने के बाद यहाँ पे जो मान हुआ है, यहाँ पे जो लंबाई आई है, उसी लंबाई के नाप का आपको यहाँ पे कंपास रख के एक चाप काटना होगा। जो काटेंगे तो शायद यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा रूट 3। ये पहला वाला रूट 2 था और ये दूसरा वाला रूट 3 होगा। हमें रूट 2 की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, हमें रूट 3 की ज़रूरत है। तो ये हमारा रूट 3 यहाँ पर हो चुका है, मतलब कि संख्या रेखा पर अंकित हो चुका है। इसके आगे हमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक ही संख्या रेखा पर रूट 5, रूट 6, रूट 7 दिया हुआ है। तो रूट 7, रूट 5, रूट 6 ये सब लगाना आसान है। रूट 5 तो हमने अभी बता दिया हमने आपको, तो रूट 6 भी इजी होगा। ये रूट 5, रूट 6 और रूट 7 ये तीनों संख्या रेखा पर 9 संख्या के पहले माना जाएगा। वो कैसे, हम आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रूट 6 और रूट 7, अगर हम रूट 6 का वितरण करें तो वो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तभी मिलकर वो रूट 6 बनेगा, ठीक है। क्योंकि इनका वितरण ऐसे किया जाता है क्योंकि हमें 2 संख्या चाहिए होता है, एक का स्क्वायर ये, एक का स्क्वायर ये, है ना। मतलब जो रूट 6 बैठेगा वो रूट 5 के ऊपर बैठेगा, यानी कि रूट 5 के बाद। और जो हमें रूट 7 चाहिए उसका अगर हम विस्तार करें तो रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, क्योंकि रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, मिलकर वो रूट 7 बनेंगे। और ये विस्तार कैसे किया जाता है वो तो मैं इसके पहले ही समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रूट 6 है वो रूट 5 के ऊपर होगा और ये जो रूट 7 है उस रूट 6 के ऊपर होगा, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, रूट 5 के ऊपर ही। तो अगर हमें ये समझ में आ गया हो कि ये जो रेखाएं हैं, मतलब ये जो बिंदुएं हैं रूट 6 और रूट 7 संख्या रेखा पर कहाँ बैठेगा, तो अभी बनाने में मुश्किल नहीं होगा। ये केवल समझाने के लिए बनाया गया है, आपको ये बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है रूट 6 रूट 5 के ऊपर बैठेगा, तो हमने इसके पहले कुछ देर पहले रूट 5 बनाया था। ये रूट 5 है जो 2 और 3 के बीच में है, पता है। और ये हमने कैसे किया था, हमने बताया कुछ देर पहले ही, 2 के ऊपर एक लंबवत रेखा खींचा था और वो 2 के ऊपर जो रेखा होगा वो 0 और 1 के बीच की दूरी या 1 और 2 के बीच की दूरी के बराबर होगा। इसके और इसके बीच की दूरी के बराबर ये है, और ये रेखा मिलाने के बाद जो रेखा बनता है वो होता है रूट 5, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें अगर रूट 6 बनाना है तो वो जैसा हमने इसका दूसरा वाला बनाया था, जैसे कि रूट 2 के ऊपर रूट 3 वाला, है ना, रूट 2 के बाद रूट 3 वाला जो हमने बनाया था, ठीक उसी तरह से होगा। क्योंकि रूट 5 के ऊपर रूट 6 होगा तो हमें एक रेखा बनानी होगी जो रूट 5 के ऊपर, ये जो रूट 5 है इसके ऊपर लंबवत होगा, इसके ऊपर एकदम लंबवत होगा। आप कंपास या चंदा की सहायता से बना सकते हैं, मैं
इसे शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस रेखा की लंबाई इस 2 के ऊपर जो रेखा है उसी की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, ये कलम से बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर एकदम लंबवत होगा। अब जब आप इससे और इससे मिलाएंगे, ठीक है, तो ये वाला रेखा होगा आपका √6। और अगर आप कंपास की सहायता से यहाँ रखकर इस नाप से जो घुमाएंगे, यहाँ पर अगर आप इसे घुमाएंगे तो जो भी जहाँ पे ये बिंदु मिलेगा वो होगा आपका √6। ठीक है, अगर आप कंपास और पेंसिल की सहायता से मिलाएंगे तो ये होगा आपका √6। ठीक है, और अगर आपको √7 करना है तो हम जैसा √5 के ऊपर √6 हुआ उसी तरह से √6 के ऊपर 7 होगा। तो यानी कि इसके ऊपर एक और लंबवत बनाना होगा हमें। ठीक है, इस तरह से वो सट गया। ठीक है, जो लंबवत होगा उस लंबवत को हमें एक बार फिर से ये रेखा मिलानी होगी। ठीक है, ये वाला रेखा √7 होगा। और यहाँ से आप जो लकीर मतलब जो कंपास की सहायता से, ध्यान रखिएगा, कंपास की सहायता से यहाँ पे जो रेखा खींचने के बाद जो बिंदु आएगा वो होगा आपका √7। तो आप यहाँ पे √7 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे √7 लिख सकते हैं। तो √5, √6, √7 ये तीनों एक ही बिंदु के बाद बन सकता है, मतलब एक ही बिंदु के ऊपर अलग अलग बिंदु यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, हो सकता है आप लोग समझ गए हो, तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 के ऊपर ही ये पहले √5 बनाना है, फिर उस √5 के ऊपर √6 बनेगा और √6 के ऊपर √7 बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में और है ये -6, -8 और -11। तो ये कौन से संख्या के ऊपर बनेगा ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ। ये जो -6 है, जैसा इसका पहला √6 था उसी तरह से होगा। अगर हम -6 की बात करें तो ये हमें पता है 6 का हमने पहले भी किया था, तो हमें पता है √5 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर बनेगा और माइनस होगा। माइनस में है यानी कि वो माइनस की तरफ होगा। और माइनस √8 ये इसका भी विखंडन √7 का होल स्क्वायर देके +1 होगा, क्योंकि √7 का स्क्वायर 7 होगा +1 होगा, है ना, 1 का स्क्वायर, और 7 + 1 तो 8 होता है। तो यानी कि ये जो √8 है ये √7 के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, आपको सेम टू सेम वही लकीर बनानी है। बनाने के बाद आपको यहाँ पे 0 देना है, 1 2 3 4 चाहे जितना बनाएं। ठीक है, वो माइनस की तरफ होगा, इधर 3 4। हमने इसके पहले जो बनाया था वो हमने इस 0 के उधर धनात्मक तरफ, लेकिन अभी हमें नेगेटिव की ओर बनाना है। तो सेम टू सेम √6 जो होगा वो हमें पता है 2 के ऊपर होगा। तो सेम टू सेम हमें जो लकीर बनानी है इसी तरह से। ठीक है, और यहाँ पे मिलाना है। तो सबसे पहले हमारा √5 बनेगा सबसे पहले, तो यहाँ पे √5 बनेगा, उसके ऊपर ये हमारा √6 बनेगा, उसके ऊपर इसके ऊपर और एक √7 बनेगा। ठीक है, और उसके ऊपर और एक हमारा √8 बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें समझाना भी मुश्किल नहीं है। जो हमारा √8 बनेगा कंपास की सहायता से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो हमारा ये पहला रेखा होगा इस ये जो 1 और 2 के बीच की दूरी है उसी बीच की दूरी के बराबर बनेगा। इसके 1 और 2 के बीच की दूरी के बराबर ये बनेगा। ठीक है, फिर उसी के ऊपर ये जो रेखा होगा, ये वाला रेखा, उसी रेखा के ऊपर एकदम लंबवत, ये मैंने अंदाजन बना रखा है, उसी रेखा के ऊपर लंबवत 1 और 2 के बीच की जो दूरी थी, यानी कि इसके और इसकी जो दूरी थी उसी दूरी के बराबर ये दूरी बनेगा। ठीक है, तो उसी दूरी के नाप का फिर से हमें ये रेखा मिलानी है, उसी तरह से ये बढ़ाते जाना है। तो हमें सबसे पहले ये वाला नंबर जो होगा ये √5 होगा, ये दूसरा वाला √6, ये दूसरा वाला √7 और आखिरी वाला √8। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कंपास की सहायता से यहाँ और यहाँ का नाप लेके
चाप लेके काटना होगा, जो शायद कहीं ना कहीं तो इस रेखा को काटेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा वही आपका √8 होगा। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इन सभी को आपको एक ही रेखा में बनाना है, एक ही रेखा में। तो √8 भी इसी में हो गया और √6 भी इसी में होगा, ये √5 √6। तो √6 मिलाना चाहे तो यहाँ से मिलाएगा, √6 होगा और √8 भी यहाँ यहीं पर होगा। ठीक है, कंपास की सहायता से मिलाएंगे तो हो जाएगा। आगे देखिए -√11 हो गया है। अगर हम -√11 करना चाहें, -√11, अगर -√11 का खंडन किया जाता हो तो √10 का स्क्वायर +1 होगा, क्योंकि √10 का स्क्वायर 10 ही होगा +1, तब मिलके वो 11 होगा। यानी कि हमें जो नंबर चाहिए उसके लिए हमें √10 चाहिए। अब सवाल है कि √10 कहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर हम √10 का विखंडन करते हैं, खंडन करते हैं तो 9 + 1 होता है। अगर हम स्क्वायर में डालते हैं तो ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर बनता है और +1 का स्क्वायर होता है। इसके पहले जो हमने किया था 11 का, वो 10 + 1 11 होता है, लेकिन 10 का स्क्वायर 100 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें उसे √10 का स्क्वायर बनाना पड़ता है। लेकिन इससे तो रूट में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 तो 3 का ही स्क्वायर होता है, हमें पता है 9 का वर्गमूल होता है, 10 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रूट दिया होता है, ये हमने पहले ही बताया है। और 9 का वर्गमूल तो होता है, इसलिए 3 का स्क्वायर +1। ठीक है, यानी कि जो संख्या चाहिए हमें वो 3 के बाद होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, 3 के बाद होगा। यानी कि हमें जो लकीर बनानी है वो हमें 3 के ऊपर बनानी होगी। ठीक है, 3 के ऊपर बनाने के बाद हमें जो लकीर बनानी है लंबवत, वो 2 और 3 के बीच की दूरी के बराबर होगी ये। और इसे बनाने के बाद ये वाला बिंदु और ये वाला 0 वाला बिंदु मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद आप चाहे तो इसे डायरेक्ट मिला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मिल गया। मिलाएंगे तो ये पहला वाला जो बिंदु है ये हमारा √10 होगा, है ना, क्योंकि 3 के बाद वाली यानी 9 वाली बात, या 9 + 1 है ना, तो पहला वाला संख्या √10 होगा, हमें पता है पहला वाला संख्या √10 है, यानी कि ये √10 होगा। तो यहाँ पे अगर बिंदु मिलाना जाएंगे तो √10 होगा, क्योंकि लेकिन हमें √10 नहीं चाहिए, √11 चाहिए। यानी कि जो हमें संख्या चाहिए वो हमें इसके ऊपर एक और लंबवत बनाना होगा, लंबवत। ठीक है, हो सकता है ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, √10 यहाँ पे जो √10 आया है, उसी √10 के ऊपर ये जो लंबवत खींचा गया है इसी रेखा के दूरी के बराबर, ये वाला रेखा। तो इससे अगर आप मिलाएंगे इस 0 वाले बिंदु से, तो ये वाला जो रेखा बनना है, ये वाला रेखा, ठीक है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है मालूम है, तो ये वाला रेखा जो है, ये वाला रेखा होगा √11। ठीक है, अगर आप कंपास की सहायता से यहाँ नाप की दूरी को, उसी दूरी को अगर बढ़ा कर यहाँ तक ला देंगे तो ये वाला दूरी हो जाएगा आपका √11। ठीक है, तो ये एक ही रेखा पर बन गया। तो ये मैंने पेंसिल अभी मेरे पास नहीं है, मतलब ये मैं दोबारा अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है, इसलिए मैं कलम से बना रहा हूँ। तो हो सकता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या समझ में आ गई होगी, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक का भी बटन है, आप चाहें तो डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।